नमस्कार, मैं सुजीत न्यूज़ 24 में आपका स्वागत करता हूं और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं बिहार प्रदेश के बासपा के प्रदेश प्रभारी आचार्य मुन्ना जी। तो चलिए उनसे आज करते हैं खास बातचीत। सबसे पहले मुन्ना जी, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमारे लिए टीम के लिए बहुत ही कीमती समय निकालें। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम आपसे आपका परिचय जानना चाहेंगे ताकि हमारे दर्शकों को आपके बारे में पता चले। मेरा परिचय तो ये हुआ कि डॉक्टर आचार्य मुन्ना कुशवाहा मेरा नाम हुआ। पटना जिला में नौबतपुर के रहने वाले हैं और बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के प्रभारी हैं। और उत्तरी जोन बिहार को 2 जोन में बांटा गया है, उत्तरी और दक्षिणी जोन। उत्तरी जोन के हम 3-4 हैं। अभी जैसे हालात हैं उस हालात को देखते हुए क्या आप चाहते हैं कि अभी चुनाव हो? अभी जिस तरह से कोरोना का अभी संक्रमण चल रहा है और टीका पावर है, तो उस स्थिति में सारे लोग भय में जी रहे हैं और हम नहीं चाहते हैं कि यह चुनाव हो वो भय में हो। सब लोग वोट देने से डरेंगे, नहीं जा पाएंगे तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी यदि अभी चुनाव होता है। तो अभी चुनाव को स्थगित करना ही सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। आप जब पहली बार राजनीति में कदम रखें तो आपके कदम रखने का उद्देश्य क्या था और कहां तक आपको इसमें सफलता मिली? राजनीति में कदम रखने से पहले मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। लगता था कि हमें भी देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए करना है, बिहार के लिए करना है। और बचपन से ये मन में रहता था कि हमको इस देश को कुछ देना है, हमको इस प्रदेश को कुछ देना है, इस नौबतपुर की धरती को कुछ देना है। तो बहुत सारे जब समाज में घटनाएं घटती थी, सरकार की तरफ से जो उदासीनता रहती थी, लोगों के मन में बेचैनी रहती थी, वो सरकार के स्तर पर हल नहीं किया जा रहा था। मैं भी इसके पहले प्रयास किया। मैं भी विद्यार्थी था, पढ़ता लिखता था, तो पढ़ने लिखने के क्रम में समाज के बीच में आने जाने का मौका मिलता था। तो उसी से हमको लगा कि इन लोगों से कुछ होने वाला नहीं, हमको खुद राजनीति में आना है और इस देश का, इस समाज का, इस बिहार का हमको विकास करना है और यहाँ की समस्याओं का निदान हमको खुद करना होगा, तब जा करके होगा। और इसी से प्रेरित होकर के हम राजनीति में आए। राजनीति में आने के बाद आप जन सेवा के लिए कौन कौन से जन सेवा के रूप में यदि आप जानना चाहेंगे तो शुरू से हमारा गरीबों, दलितों, पिछड़ों, वंचितों के बीच में जा करके उनके ऊपर जो शोषण, दमन, जुल्म जो हो रहा था, उसके खिलाफ हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया। लोगों में जन जागरूकता चलाने का भी काम किया है। लोगों के बीच में जन जागरूकता चलाने का काफ़ी हमारा रहा है। अभी एजुकेशन के क्षेत्र में भी हम काम कर रहे थे। एजुकेशन के क्षेत्र में जो भी हमारे मन में यह होता था कि अभी जो बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था था वो एकदम चौपट हो गया। लेकिन चौपट होने के बाद गांव में जो हमारे बच्चे पढ़ते थे उनको मार्गदर्शन नहीं मिल पाता था, कैसे पढ़ें, क्या करें, नहीं करें। तो उस लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए एक कार्यक्रम हम चलाए और उसको लिखे सावित्री बाई फुले शिक्षा ज्योति सम्मान समारोह। और ग्रामीण प्रतिभावान जो बच्चे थे उसको एक बेहतर प्लेटफॉर्म देना और उनके मनोबल को बढ़ाना और उनको मार्गदर्शन देना। तो एजुकेशन के क्षेत्र में जो भी बच्चे मैट्रिक में अच्छे नंबर से पास करते थे, तो हमने एक पुस्तक बनाया कि हर विद्यालय से जो टॉप 10 बच्चे होते थे उनको हम उनके बच्चों से मिलते थे, उनका अभिभावक से मिलते थे और मिल करके उनको अपने यहाँ बुला करके सम्मानित करते थे और उनको बेहतर एजुकेशन कैसे प्राप्त करें इसके बारे में हम बताने का भी काम किया। किसानों के मामले में भी काम किया है। किसानों की समस्या जो अक्सर रहती है, जानते ही हैं, तो उस विषय पर भी हमने काम किया कि किसान आज इतना मेहनत करके जो उत्पादन करता है उसका उचित मूल्य नहीं मिलता। जो जितना परिश्रम होता है सबका एक समर्थन मूल्य निर्धारित है, लेकिन समर्थन मूल्य निर्धारित करने के बावजूद भी आप देखेंगे कि सब्जी का एक ऐसा सेक्टर है
वो सब्जी के सेक्टर में इसका समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं होने की वजह से उपभोक्ता को भी कभी 80 रुपये केजी टमाटर लेना पड़ता है और कभी 2 रुपये केजी भी टमाटर किसानों का नहीं बिक पाता है। तो यह विषमता है। तो इन विषमता भी हमको काफ़ी प्रभावित किया और इसके वजह से हम किसानों के बीच में जाने का काम किया और उसके लिए भी हम जो सब्जी, खास करके जो सब्जी उत्पादक किसान हैं, उनके भी आवाज़ को हम उठाने का काम कर रहे हैं और उस पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं। आप कृषि से हमेशा से जुड़े हुए हैं और हमेशा किसानों के हक से जुड़े रहे हैं। आखिर किसानों की ऐसी कौन सी बड़ी समस्या है जिसकी वजह से आज भी वो हमेशा पीछे ही रह रहे हैं? देखिए, किसानों की जो समस्या है तो वो समस्या बहुत बड़ा समस्या है, लेकिन आज तक सरकार के स्तर पर उसके निदान के लिए कोई बेहतर प्लानिंग के तहत काम नहीं किया गया, सिर्फ खानापूर्ति की गई है। अभी आप देखेंगे कि बिहार में सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हैं और किसानों के मामले में बहुत सारा काम करने का वो अपना बात रखते हैं, लेकिन जब हकीकत में आप जानेंगे तो उनकी जितनी भी योजनाएं हैं किसानों के मामले में वो सब फेलुअर हुआ है। फेलुअर इस मामले में हुआ है कि इसमें बिचौलिए किसान और पदाधिकारियों के बीच में बिचौलिया हावी है और इस पर बड़े पैमाने पर आप जब जाएंगे गहराई में तो बड़े पैमाने पर इस पर घोटाला हुआ है, या उस पर कहेंगे कि कमीशन वाली जो बात कह सकते हैं कि कमीशन खोरी का धंधा इसमें बहुत ज़्यादा चलता है, जिससे किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाता। और पदाधिकारी ऐसे हैं, सरकार के मंत्री ऐसे हैं, मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो किसानों के समस्या पर कम ध्यान देते हैं और उनको लगता है कि केवल खाना पूर्ति करने और कह देने से सारा समस्या का समाधान हो जाएगा, ऐसा वही सोच करके वो लोग काम करते हैं। जीरो लेवल पे वो काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए किसानों का आज हालत बेहतर नहीं हो पा रहा है। आपकी नज़र में इस समस्या का हल कैसे होगा? देखिए, किसानों के समस्या का हल 2 स्तर पर हो सकता है। पहला कि हमारे पास जो किसान हैं उनके पास सबसे बड़ा पूंजी का अभाव रहता है। आप अभी बैंक में जाएंगे, केसीसी होना है, लेकिन किसानों को केसीसी देने में बैंक वाले बहुत सारे आनाकानी करते हैं, उसमें भी रिश्वतखोरी की बातें चलती हैं। सरकार के द्वारा जो सब्सिडी पर जो यंत्र दिए जा रहे हैं, बीज दिए जा रहे हैं, उसमें भी बड़े पैमाने पर धांधली है। हम एक बात कहना चाहते हैं कि जो आप सब्सिडी के माध्यम से सरकार जो किसानों को लाभ देना चाहती है उसको बंद कर दें और बंद करके किसानों का जो लागत मूल्य है उसको आप बढ़ा दें। उत्पादन तो हमारे किसान कर रहे हैं, उत्पादन बढ़ा है, लेकिन उसका उस हिसाब से कीमत नहीं बढ़ा है। अभी देखेंगे कि किसानों के मामले में एक बहुत बड़ी बात आई थी कि जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो सोना का जो कीमत था उसमें कितने गुने का इजाफा हो गया, लेकिन किसानों का जो धान है, किसानों का जो चावल है, किसानों का जो फसल है, उसका कितना गुना पर माने वृद्धि हुई है। तो बहुत अंतर आपको दिखेगा, सैकड़ों नहीं हजारों माने उस पर डिफरेंसेज आपको पता चलेगा, ये दिखेगा। तो ये क्यों है? इस पर काम करने की जरूरत है। सभी पदाधिकारी जो नौकरी करने वाले लोग उनके वेतन में काफ़ी वृद्धि हुई, लेकिन उस हिसाब से भी किसानों के मामले में देखेंगे तो उन पर उनके उत्पादन का कोई स्थिर जो होना चाहिए उचित लाभ अभी तक नहीं मिला। पिछले बार भी आप कह सकते हैं कि जब देश में चुनाव हो रहा था, माननीय प्रधानमंत्री भी कह रहे थे कि किसानों का समर्थन मूल्य हम लागत से दोगुना मूल्य निर्धारित कर पाएंगे। क्या कर पाए? आज उनके 5 साल पहला टर्म पूरा किया और इधर भी 1 साल पूरा कर लिया, पूरा 6 साल से अब ज़्यादा हो गया। क्या उन्होंने किया? किसानों के लिए कौन सी ऐसी योजना लाई? किसानों को बहलाने के लिए 6-6 हज़ार रुपया किसान निधि के नाम पे अकाउंट में दे रहे हैं। ये उनको ठगने का काम है, इससे काम चलने वाला नहीं है साहब। आप तो उसके उत्पादन की कीमत को आप सीधा आप बढ़ा दीजिए, आप उसके उत्पादन को और सिंचाई की व्यवस्था कर दीजिए, खाद जो समय पर उनको मिल जाए, बीज कीटनाशक मिल जाए, बैंक से ऋण जो समय समय पर जो उनको मिलता है उस समय पर मिल जाए, किसानों का भला हो जाएगा। और किसान चाहता है कि हमको कृषि को उद्योग का दर्जा मिले। जिस दिन कृषि को उद्योग का दर्जा मिल जाएगा, हमारा देश सबसे आगे बढ़ जाएगा और पूरे दुनिया में इसका एक अपना पहचान हो जाएगा कृषि के मामले में।
जब तक कृषि को उद्योग का दर्जा नहीं मिलेगा, किसानों का भला होने वाला नहीं। आप पिछली बार विधानसभा चुनाव लड़े, तो क्या इस बार भी आप अपनी पार्टी से विक्रम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं पिछले बार बसपा से चुनाव लड़ा विक्रम से। इस बार इच्छा तो सबकी होती है कि लड़े, हमारी भी इच्छा है लड़े, लेकिन ये टिकट हम लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये तय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी करती हैं, और वही तय करेंगे कि हम इस बार विक्रम से चुनाव लड़ें या न लड़ें। क्योंकि हमारे ऊपर एक अलग तरह की जिम्मेवारी है। बिहार के प्रदेश प्रभारी होने के नाते हमारे पास भी जो बिहार को 2 जोन में बांटा गया, और उत्तरी बिहार में हम अभी चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर हम अपने पार्टी संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। यदि बहन जी को लगता है कि उनके क्षेत्र से विक्रम से मुन्ना जी को या हमें लड़ाना चाहिए, तो वो हम बहन जी के ऊपर छोड़ते हैं, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपकी पार्टी चुनाव इस विक्रम विधानसभा से लड़ती है, तो यहाँ के कौन से क्षेत्रीय मुद्दे आपके मुख्य होंगे? यहाँ तो क्षेत्रीय मुद्दे बहुत सारे हैं। देखिए, अभी यहाँ पर स्थानीय जो विधायक हैं, या इसके पहले भी 2-3 विधायक रह चुके हैं, उसके पहले भी बहुत सारे विधायक रह चुके हैं, लेकिन यहाँ के जो किसानों का या आम जनता की जो समस्या है, वो समस्या हल नहीं हुआ। आज शिक्षा का स्तर कितना खराब है, आप पूरे विक्रम विधानसभा में घूम जाइए, एक ढंग का कॉलेज नहीं मिलेगा, बच्चे जाएं तो जाएं। आप चले जाइए, एक ढंग का कोई हॉस्पिटल नहीं मिलेगा। ब्लॉक स्तर पर जाइएगा, इतना चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है। इन विषयों पर जो हमारे जनप्रतिनिधि जीते थे, उन लोगों ने कोई काम नहीं किया। हम जब ये जाएंगे चुनाव के मैदान में, तो हम यही हमारा मुद्दा होगा कि हम यहाँ जो स्थानीय मुद्दे हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, भ्रष्टाचार है, और यहाँ का जो सिंचाई का सबसे बड़ा समस्या है। इस बार तो वर्षा अच्छा हुआ है, इसलिए नहर पे पानी आ गया है। अक्सर आप देखेंगे कि जब सिंचाई का जब जरूरत होता है, उस समय नहर में पानी ही नहीं आ पाता। तो ये सबसे बड़ा समस्या है। तो किसानों का बहुत बड़ा समस्या है इस क्षेत्र के लिए। तो यही हमारा मुद्दा होगा। और दूसरा, यहाँ अपराध इतना चरम सीमा पर बढ़ा हुआ है कि जब मैं बता दूं आपको कि जब मैं 2015 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था, तो मैं आम लोगों को घूम घूम करके कहता था कि इसको आप अपराधीकरण होने जा रहा है, इसको आपको बचाना है, इसको आप बचाएं। नहीं, यदि आप बचाएंगे तो यह विक्रम नहीं बनेगा। जैसे हम लोग तुलना करते थे कि बिहार में सबसे ज़्यादा यदि कहीं कोई जगह था तो मोकामा अपराध के मामले में जाना जाता था, तो हम लोग तुलना विक्रम को उससे करने लगे कि कहीं नौबतपुर विक्रम मोकामा न बन जाए। और चुनाव के बाद हुआ भी। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन आपका मर्डर नहीं हो रहा, रंगदारी नहीं हो रहा, किसी की हत्या नहीं हो जा रही है। ये एकदम ज्वलंत समस्या है। तो यहाँ के लोग आज भी भय में जी रहे हैं। बच्चे जब घर से निकलते हैं तो माँ बाप चिंतित रहते हैं। यहाँ के व्यवसायी निर्भय होकर के व्यवसाय नहीं करते। ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो आज लोगों के बीच में ले जाने की जरूरत है। और इन्हीं सब मुद्दों के साथ यदि अवसर मिलेगा तो, या हमारी पार्टी भी जाएगी तो इन्हीं सारे मुद्दों के साथ जाएगी चुनाव के मैदान में। आपके विरोधी पार्टियों का कहना है कि हम जो पिछली बार जो वोट लाए थे, उससे हम कई गुना इस बार ज्यादा वोट लाकर जीत हासिल करेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? विरोधी हमारे दो हैं। उनको लगता है कि हम ज़्यादा वोट लाएंगे, तो पिछले बार तो हमारे जनता गलतफहमी में वोट दे दिया। उसको लगता था कि जिसको हम 10 साल से जिताते आ रहे हैं, वो आदमी सिर्फ रोड पर घूमता है, भोज खाता है, न्योता पूरा करता है। लेकिन उनके भी कार्यकाल में आप देख लीजिए, जैसे बीजेपी से जीते तो मैं उनके बारे में थोड़ा 2 मिनट बता दूंगा कि उनके कोई भी योजना आपको बता दें कि मैंने कराया। विधानसभा में एक बार भी आवाज नहीं उठाए अपने क्षेत्र के मामले में कि हमारे क्षेत्र में ये समस्या, उसका पूरा रिकॉर्ड आप जान सकते हैं। तो वो जनता हमारे ऊपर भरोसा न करके, एक नौजवान आए थे, धनबल से मजबूत थे, और धनबल के कारण लोगों को लगा कि यह आदमी ईमानदार होगा, इसके पास पैसे की कमी नहीं है, ये जनता की सेवा करेगा और निस्वार्थ भाव से करेगा। लेकिन इस बार भी जनता ठगा गया। जिस उम्मीद के साथ, अपार बहुमत के साथ उनको जिताने का जो काम किया था, आज सारे के सारी जनता निराश है। क्योंकि वही समस्या आज भी विराजमान है कि यहाँ अपराध का ग्राफ कितना बढ़ गया, उस पर उनका कभी कोई बयान नहीं आता।
इस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। भ्रष्टाचार हर ब्लॉक में या किसी भी सरकारी कार्यालय में चले जाएं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पड़ा हुआ है। अभी आप चले जाएं तो इनके काल में भी आप विधानसभा का पूरा रिकॉर्ड आप उठा करके देखें कि इस नौबतपुर विक्रम के लिए ये अपने क्षेत्र में कितना सवाल उन्होंने खड़ा किया, कितने यहाँ के शिक्षा के सुधार के लिए उन्होंने सवाल उठाए, यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए उठाया, यहाँ का जो ब्लॉक स्तर पर अनुमंडल स्तर पर जो समस्याएं हैं उसके लिए उन्होंने आवाज उठाया। कहीं आवाज नहीं उठाया। और कौन सा उन्होंने विकास, यहाँ बेरोजगारी का सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ, ये महानगर के बगल का यह क्षेत्र है और यहाँ सैकड़ों लोग इतने बेरोजगार हैं कि आप अनुमान नहीं लगा सकते कि हर गांव में जाएंगे बेरोजगारों का फौज खड़ा। तो उनके लिए उन्होंने क्या किया, तो वो लगता है उनको इस बार हम अपार बहुमत में आएंगे, लेकिन हमको नहीं लगता कि दोबारा जनता उनको मत देने वाली है। उन दोनों लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी और नए चेहरा, विक्रम में नए चेहरे की जरूरत है और नया नेतृत्व की जरूरत है। और हर जनता से मैं भी बात करता हूँ, जगह जगह जाता हूँ, सब लोग कहता है कि दोनों के छोड़ करके तीसरा एक नया हम चेहरा चाहते हैं, नया चेहरा को ही इस बार जिताने का काम करेगी, ये हमें विश्वास है। जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे आप? जनता को तो हम ये संदेश देना चाहेंगे कि अभी ये कोरोना महामारी जो फैला हुआ है, सबसे पहले यह जो वर्ष है जीवित रहने का वर्ष है, अपनी जान बचाने का वर्ष है। तो यह वर्ष वो अपना जान बचा ले और बगैर जरूरत के बाजार या कहीं भी अनावश्यक ना निकलें और पूरा कोरोना में जो हिदायतें दी गई उसका पालन करें और सरकार को सहयोग करें कि हम ये कोरोना को फैलने से रोक सकें। और दूसरा यह कहेंगे कि तुरंत आने वाला जो चुनाव है तो पुनः इतनी अपील करेंगे कि विक्रम का भविष्य आपके हाथ में है। आप ऐसा नया नेतृत्व ला करके दें ताकि आपको लगे कि माने अभी जो जब हम ठगे गए हैं तो हम न ठगे जाएं। और हम तो यही चाहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी की ओर से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करें। यही हम आम जनता से अपील करना चाहते हैं। आप अपना कीमती समय दिए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।